हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का परीक्षा मार्ग के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि है रामसर साइट्स। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि लगभग हर परीक्षा में इससे 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। मिनिमम 1 प्रश्न तो देखने को मिलता ही है। और वो प्रश्न कैसे होते हैं, तो नवीनतम जो भी रामसर साइट जोड़े जाते हैं, उनसे प्रश्न देखने को मिलता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि हाल ही में कितने नवीनतम रामसर साइट्स की घोषणा की गई है और भारत में उनको जोड़ा गया है। साथ ही देखेंगे बिहार में जो अभी कुल मिला के 5 रामसर साइट्स हो गए हैं, तो वो कौन से 2 नए रामसर साइट ऐड किए गए हैं बिहार में, और भारत में बिहार के कुल 5 और बिहार के कुल 5 रामसर साइट्स की हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये सब क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, रामसर साइट्स की बात करें, जो वेटलैंड होता है, रामसर साइट या आर्द्र भूमि, इसके संरक्षण के लिए ये घोषणा की गई थी। और रामसर साइट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे एक कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु। तो पूरे देश के यानी यूएन के थ्रू एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था ईरान में, रामसर में, जहां पे ये डिसाइड किया गया कि जो भी आर्द्र भूमि है यानी वेटलैंड है, उसका संरक्षण करना आवश्यक है। तो इन वेटलैंड का जो संरक्षण है वो क्यों जरूरी हो जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो वेटलैंड होता है, आर्द्र भूमियां, वहां पे जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। वे भूमि जहाँ पे लगभग साल के 8 महीने तक जल जमाव रहता है, यानी किसी ना किसी रूप से, चाहे वो वर्षा का पानी हो या बाढ़ का पानी हो, किसी ना किसी रूप में वहाँ पे 8 महीने से अधिक यदि साल में वहाँ पे पानी जमाव रहता है, भूमि जो है वहाँ की मिट्टी पूरी तरह से संतृप्त रहती है पानी से, तो उस स्थान को आर्द्र भूमि घोषित कर दिया जाता है। और साथ ही वहाँ पे जैव विविधता होनी चाहिए। जो पशु होते हैं, जो विलुप्त प्राय या कुछ ऐसे दुर्लभ प्रजाति के पौधे होते हैं, जलीय जीव होते हैं, जो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, उनके लिए ये वातावरण अनुकूल बन जाता है। तो वैसे जगहों को रामसर साइट्स में घोषित करने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है। जैसे कि राज्य सरकार को दिखता है कि ये जो जगह है, जो साइट है, वो एक रामसर साइट बन सकता है, या उसका जो जो उसका टर्म एंड कंडीशन है उसको ये फुलफिल कर रहा है, तो राज्य सरकारें ये अनुमोदन करती हैं भारत के जलवायु मंत्रालय में, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय में, कि ये जो जगह है वो रामसर साइट घोषित हो सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है, तो ये पूरी तरह से जांच किया जाता है भारत में, यदि ये स्थान जो रामसर यदि ये स्थान रामसर स्थल बन सकता है, तो इसकी सूची तैयार किया जाता है। फिर इसको कहाँ भेजा जाता है, तो रामसर जो सचिवालय है, रामसर सचिवालय में, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। तो रामसर जो स्थल है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, इसकी भी जानकारी हम लोग देखेंगे। तो ये सभी चीजें है, एक लंबा प्रोसेस है, जिसमें कि जो जगह है, जो पर्यावरण के संरक्षण या जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से आर्द्र भूमि जो है वो अच्छा है। तो यही एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जहाँ पे यदि राज्य सरकार को दिखता है कि कोई आर्द्र भूमि है वो रामसर के लायक है, या जो आर्द्र भूमि वो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो क्या करती हैं, केंद्र सरकार को अपना एक आवेदन करती हैं, जिसमें बताती है कि ये जो मेरे पास जो जगह है, भूमि है, वो आर्द्र भूमि है, और यहाँ पे लगभग वो सारे जो कंडीशन है जो कि एक रामसर साइट्स के लिए एलिजिबल होते हैं या जरूरी होते हैं। तो हम लोग ये भी आज जानेंगे कि कोई भी आर्द्र भूमि जो क्षेत्र है वो कैसे रामसर स्थल में घोषित होता है। तो इसकी एक सामान्य प्रक्रिया है, जैसे कि यदि किसी राज्य सरकार को ये लगता है कि ये जो कोई स्थानीय क्षेत्र है, जो आर्द्र भूमि है, लगभग साल के 8 महीने से अधिक वहाँ पे जल जमाव रहा है, वहाँ की जो मिट्टी हो जल से संतृप्त हो चुकी है, वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा है, कुछ ऐसे लुप्त प्राय पौधे हैं और प्रजातियां हैं जीव जंतु के, जो वहाँ पे निवास कर रहे हैं, और वो स्थल उन लोगों के लिए अनुकूल बन गया है। ऐसे सभी कंडीशन जो रामसर स्थल घोषित होने के लिए आवश्यक है, यदि इन सभी को ये फुलफिल करता है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को एक प्रस्तुत करती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि जो संबंधित क्षेत्र है वो रामसर स्थल बन सकता है। तो इसके लिए जो प्रस्ताव चला जाता है केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार इसका समीक्षा करती है, जांच करती है। यदि उनको लगता है हाँ ये क्षेत्र जो है वो रामसर स्थल बन सकता है, तो वो क्या करते हैं, इसके प्रस्ताव को जो आज रामसर सचिवालय है वहां पे प्रस्तुत करते हैं, और रामसर सचिवालय इसको वेरीफाई करता है। यदि ये सब कुछ उसके क्राइटेरिया में फिट होता है, तो क्या किया जाता है, उसको रामसर स्थल घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार एक नॉर्मल सी प्रक्रिया के द्वारा जो उसके क्राइटेरिया को, उसके टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करता है, तो वहां पे इसको रामसर स्थल घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए एक सम्मेलन किया गया था यूएन के द्वारा 1971 में, ईरान के रामसर शहर में। इसी के नाम पर इसका नाम रामसर रामसर स्थल पड़ गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्यों जरूरी है, इन सभी चीजों को एक एक बार करके चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो रामसर साइट का परिचय हम बात करें, तो रामसर स्थल क्या होता है, वे आर्द्र भूमियां जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दे दी जाती है, उन सभी आर्द्र भूमियों को क्या बोलते हैं, रामसर स्थल बोलते हैं। रामसर स्थल, इसका नाम बताइए किसके नाम पे पड़ा है, तो रामसर पड़ा है ईरान के एक शहर के नाम पे, जहां पे 1971 में क्या किया गया था, सम्मेलन किया गया था। यहीं पे 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि का जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, और इसी के कारण इसका नाम पड़ गया रामसर। भारत ने इस संधि को स्वीकारा था 1982 में। कब,
1 फरवरी 1982 को इन्होंने इस पे साइन किया भारत ने, और इसका सदस्य देश बन गया 1 फरवरी 1982 को। तब से अब तक अनेकों आर्द्र भूमियां जो है रामसर स्थल में दर्जा पा चुकी हैं। भारत की जो बहुत सारे लगभग अभी 93 ऐसे आर्द्र भूमि हैं जिनको रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। रामसर स्थल का जो सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1971 में हुआ था ईरान में, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है। इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। मुख्यालय यहाँ पे लिख देते हैं, रामसर स्थल का मुख्यालय जो रामसर स्थल है, रामसर स्थल का मुख्यालय की बात करें तो वो कहां पे है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, याद रखिएगा मुख्यालय जो हो जाएगा वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में होता है इसका मुख्यालय। चलिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। वहीं पे आपको आवेदन करना होता है अपने आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में घोषित करने के लिए। चलिए, इसका उद्देश्य एक बार जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि आजकल क्या है, जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल पूछा जाएगा कि ये आर्द्र भूमि बताइए किस राज्य से संबंधित है। इस पे स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न यदि आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जो कन्वेंशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। ऐसे स्टेटमेंट रह सकता है जैसे कि 1971 में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो ईरान में हुआ था। उसके बाद से इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। और इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती है, जैसे कि इसका उद्देश्य क्या होता है, जैव विविधता को बनाए रखना, ऐसे 3-4 स्टेटमेंट देगा। फिर आपसे पूछेगा कि एक सही है, दो सही है, एक या दो सही है, क्या एक और 4 सही है। तो ऐसे यदि आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज होगा तभी आप उसके जवाब को दे पाइएगा। केवल ऐसे रट लेने से कि जो बिहार का पहला कांवरताल हो गया या जो कोई चिल्का झील बिहार भारत का पहला रामसर साइट है, ऐसे सब काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये सब तो पुराना हो चुका है ट्रेंड। ऐसे प्रश्न नहीं आ रहा है। अभी प्रश्न कैसे आ रहा है? तो स्टेटमेंट बेस आ रहा है। करंट का भी जो चीज है स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है। तो केवल याद करने से नहीं होगा, उस चीजों को थोड़ा बहुत समझना भी पड़ेगा। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करें और विवेकतापूर्ण उसका प्रयोग करें। यदि कोई आर्द्र भूमि संरक्षण है, वहां पे जो भी लोग रहे स्थानीय लोग, उसको विवेकपूर्ण उसका इस्तेमाल करेंगे। कोई उसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। जल पक्षी हो गए, मछलियां हो गए, पौधे हो गए या अन्य जो भी जीव हैं, उनके जैव विविधता को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है इसके माध्यम से। और जल संसाधनों की जो गुणवत्ता और मात्रा को संरक्षित करने का भी इसमें उद्देश्य रहता है। जलवायु परिवर्तन जो होता है उसके प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से भी इस चीज को शुरू किया गया था। स्थानीय समुदायों की ये भागीदारी सुनिश्चित की जाती है कि सतत विकास को बढ़ावा दें, यानी कि जो भी वहां पर स्थानीय लोग हैं वो भी इसका संरक्षण करें, उनके अंदर इसके प्रति जागरूकता बनी रहे। उसके बाद से देखते हैं तो आर्द्र भूमि कैसे होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पिक्चर हमने लगाया है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लगभग साल के 8 से 9 महीने जल भराव रहता है और यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जलीय पौधे, जो यहाँ पे उग पाते हैं। कुछ ऐसे पक्षी हैं यहाँ पे शरणार्थी बन के आते हैं, अपने जीवन के कुछ अच्छे अनुकूल वातावरण में अपने जीवन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फेज को यहाँ पे पूरा करते हैं। हो सकता है वो इनका रिप्रोडक्टिव काल हो या कोई और काल हो जहाँ पे ये अपने आप को ग्रो कर पाए। देखिए यहाँ पे हर जगह जहाँ पे जल है वहाँ पे पक्षियां आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। बहुत सारे बहुतेरे पक्षी हैं जो जलीय क्षेत्र के आसपास रहते हैं। तो यदि ये नहीं रहेगा तो ये लोग अपने आप को नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो इनके लिए ये जरूरी होता है। ये बगुला आप लोग देखते होंगे, जलीय पौधे या मछलियों का शिकार करता है, जल में रहने वाले चीजों का। ये कुछ ऐसे पौधे देख रहे हैं आपको जो काई जैसा दिखाई दे रहा है। ये पौधे ऐसे हैं जो कि ज्यादा दिन तक पानी रहे तभी अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तो ऐसे पौधे जब यहाँ पे जिंदा कब रहेंगे? तो ज्यादा दिनों तक जल भराव रहेगा, और ज्यादा दिन जल भराव रहेगा लगभग 8 से 9 महीने तक, तब उसको आर्द्र भूमि बोला जाएगा। और उस आर्द्र भूमि यदि जैव विविधता पाया जा रहा है तब आप इसके योग्य हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कर सके कि आपका जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है उसको रामसर स्थल घोषित किया जा सके। तो इन सभी चीजों के लिए ये सब किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विकसित प्राणी कौन है इस धरती पे? मनुष्य है। और यदि मनुष्य आगे है, अग्रणीय है, तो उसका ये जिम्मेदारी बनता है कि सभी जीव जंतु पेड़ पौधों की एक साथ लेकर चलने के लिए, उनको भी सर्वाइव कराने के लिए। आगे बढ़े तो यहाँ पे देखते हैं आर्द्र भूमियों के बारे में कुछ और चीजें। आर्द्र भूमि क्या हो सकता है? तो वो एक झील हो सकता है, एक दलदली स्थल हो सकता है, तालाब हो सकता है, कोई तटीय क्षेत्र भी हो सकता है, या कोई नदी मुख एस्चुरी जहाँ पे नदियां जाके समाप्त हो रही है वो हो सकता है। कोई कृत्रिम जलाशय हो सकता है या आर्टिफिशियल या प्राकृतिक जलाशय भी हो सकता है। मैनग्रोव वन भी हो सकते हैं
जहाँ पे विविधता पाई जा रही है, कुछ ऐसे जीव जंतु है जो लुप्त प्राय की स्थिति में है और वहाँ पे अपने जीवन काल को बचा पा रहे हैं। पर्यावरणीय संतुलन और जलवायु संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये आर्द्र भूमियां। भारत ने इसे 1982 ईस्वी में रामसर स्थल पर हस्ताक्षर कर लिया था। 1982 में डेट भी आपको पता है कब, 1 फरवरी को। 1 फरवरी 1982 को भारत इसका सदस्य देश बन गया, इसने इस पर हस्ताक्षर करके इसकी सदस्यता ले ली। अभी आपको आगे बताएं जो भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो आप लोगों को पता होगा, बार बार परीक्षा में हम लोग देखते हैं कि भारत की पहली रामसर साइट क्या हो जाती है, तो चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील। बस एक ही ये प्रश्न नहीं है, भारत की पहली रामसर साइट 2 थी, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों को एक साथ भारत का पहला रामसर साइट होने का दर्जा प्राप्त हुआ था। लेकिन परीक्षा के ट्रेंड में चूंकि पहले 4 विकल्प आते थे, ए, बी, सी और डी, प्रश्न आपसे पूछा गया 4 विकल्प से ए विकल्प सही होता है और उसमें से यदि एक ऑप्शन देता था चिल्का झील। लगातार क्या हुआ, ये ट्रेंड चलते गया, भारत का पहला रामसर साइट क्या होगा, तो चिल्का झील ऑप्शन में रहता था। यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को हटा दिया जाता था, इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि जब स्टेटमेंट में प्रश्न आते हैं तो आपको या तो केवलादेव रहता है या चिल्का झील रहता, तो आप उसको एलिमिनेट करके मार देते। लेकिन अब आपको याद होना चाहिए कि केवल चिल्का झील को ही नहीं मिला था। अक्टूबर 1981 में, यहाँ पे आपको बता दें, 1981 में ही इन दोनों को मिला था क्या, रामसर साइट का दर्जा। किसको, चिल्का झील को भी और केवलादेव को भी। तो ये इस कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है कि केवल चिल्का झील ही भारत का पहला रामसर साइट है, इन दोनों को एक साथ दिया गया था। तो चिल्का झील भी है और केवलादेव दोनों को 1981 में ही रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो आपको ऑप्शन के अनुसार हर बार चिल्का झील हो जाता था, क्योंकि ऑप्शन में बस वही रहता था। यदि कभी दे देता है केवलादेव और चिल्का झील एब्सेंट है तो आपको केवलादेव को ही टिक करना होगा। और स्टेटमेंट में आता है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये भी था, दोनों था, तो ऐसे आप कर सकते हैं। फिर आगे देखें तो भारत में सर्वाधिक किस राज्य में रामसर साइट है, तो सर्वाधिक रामसर स्थलों की बात करें तो तमिलनाडु जो है 20 रामसर स्थल के साथ पहले स्थान पे आता है। फिर उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे आता है। और बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल 5 रामसर स्थल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हमने ऐड भी किया हुआ है कि तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल कितने हैं, तो 20 हैं। उसके बाद से आता है सेकेंड पे उत्तर प्रदेश, यूपी आता है, उसमें रामसर स्थल कितने हैं, तो 20 नहीं, यहाँ पे 10 हैं। 10 हैं, 10 रामसर स्थल हैं, रामसर स्थल है। ठीक, उसके बाद से बात करें बिहार की, तो बिहार में कितने हो जाएंगे जी, तो बिहार में कितने हैं, बिहार में टोटल हैं 5। उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल, देखिए पहला आपको पता है, सबसे बड़ा पता है, सबसे छोटा पता है, आपको यह भी जानना होगा कृत्रिम आर्द्रभूमि है वो हरिके बैराज पंजाब का है। पंजाब का जो हरिके बैराज है वो भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल बन जाता है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल बोले तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल बोले तो रेणुका वेटलैंड हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। सब दुनिया का सबसे ऊंचा, भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा रामसर स्थल की बात करें तो तसो मोरडी झील जो है भारत के लद्दाख में स्थित है, वो बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो स्टैटिक जीके भी बनते हैं अपने आप में और ये प्रश्न भी बनते हैं। क्या है, तो भारत में सर्वाधिक किस राज्य में रामसर स्थल है, तो तमिलनाडु में, पहला प्रश्न। दूसरा, भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन है, तो हरिके बैराज पंजाब। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात करें तो सुंदरवन वेटलैंड हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। और भारत का सबसे छोटा हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश का रेणुका जी। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट है तो वह है तसो मोरडी झील लद्दाख का। ये 4-5 ऐसी चीजें हैं जो प्रश्न आपको सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखेंगे तो बिहार के ऐसे 5 रामसर स्थल हैं जो अभी रामसर स्थल बन चुके हैं आर्द्रभूमि साइट। तो कौन से, एक है कांवर ताल झील या कांवर झील बेगूसराय का। ये जो है बिहार का पहला बनने का इसको गौरव प्राप्त हुआ था। बिहार का पहला रामसर स्थल कोई बना था तो वो था कांवर झील बेगूसराय का। इसको 2020 में ही घोषित कर दिया गया था। उसके बाद से हमारे पास 4 और रामसर स्थल बन गए बिहार के, जो कि दूसरा बना था नागी पक्षी अभयारण्य जमुई का और उसी के साथ नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई का 2024 में। पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया था उसी दिन पर इसकी घोषणा की गई थी कि 5 जून 2024 को नागी पक्षी अभयारण्य जमुई का और 5 जून 2024 को नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई का, इन दोनों को रामसर स्थल घोषित कर दिया गया था। उसके बाद देखते हैं तो 2 और नए जो रामसर स्थल बिहार में जुड़े हैं, जो 25 सितंबर 2025 को इसको जोड़ा गया था, वो है गोकुल जलाशय। बक्सर का जो गोकुल जलाशय है वो भी रामसर स्थल बन चुका है। इसको 25 दिसंबर 2025 की उसकी घोषणा हुई है। और उदयपुर झील जो पश्चिम चंपारण में है, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, इसको भी 2025 में ही घोषित कर दिया गया। रामसर सूची में लोग जुड़ चुके हैं। तो कुल मिला के बिहार में 5 रामसर स्थल जुड़ चुके हैं, जिनका
सूची यही है कि 2025 में 2 है बक्सर का गोकुल झील, गोकुल जलाशय, और पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील। पहला था कांवरताल झील बेगूसराय का और बिहार का पहला था, 2020 में इसको जोड़ा गया था, और 24 में 2 था नागी और नकटी। तो याद रखिए जो लेटेस्ट है गोकुल जलाशय है बक्सर का, और दूसरा है पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील। उदयपुर झील और गोकुल झील या जलाशय दोनों को आप लोग याद करिएगा, रिसेंटली है, ताजा है। तो पूछने की संभावना अब क्या है, लेटेस्ट, और लेटेस्ट में है गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण। जिला भी याद रखना है, बक्सर का है गोकुल जलाशय और पश्चिमी चंपारण का है उदयपुर झील। हम लोग जो रिसेंट जो जोड़े गए हैं उसी की चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे 93 है, 93 को पढ़कर और याद करना असंभव है। यदि आपको कोई बोले कि 93 में आपको याद करवाते हैं तो याद करना भी फिजूल है, क्योंकि प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं रिसेंट के पूछे जाते हैं, हाल ही फिलहाल में जो ऐड हुए हैं वो, या पहली बार कौन है वो, या अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से सबसे बड़ा छोटा, ये सभी चीजें पूछे जाते हैं। तो सभी चीजें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। भारत में नवीनतम जुड़े गए हैं जो रामसर स्थल, उसकी एक बार देख लेते हैं। जो खींचन वेटलैंड है रामसर साइड, वो फलोदी और जोधपुर में है, राजस्थान के। तो ये महत्वपूर्ण आपको बन जाता है कि हाल ही में कौन जोड़ा गया है, तो खींचन वेटलैंड को जोड़ दिया गया, जो कि राजस्थान का एक रामसर स्थल हो चुका है। मेनार भी है वेटलैंड, वो भी कॉम्प्लेक्स कहाँ का है, तो उदयपुर राजस्थान का। राजस्थान के 2 रिसेंटली जोड़े गए हैं वेटलैंड, पहला है खींचन और दूसरा है मेनार। खींचन और मेनार किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा राजस्थान से। हाल ही में इनको रामसर स्थल में घोषित किया गया है। यहाँ पे सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु का है, इसको भी रामसर स्थल में जोड़ दिया गया है। थोरथगल पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु का है। और उधवा झील झारखंड, बिहार और झारखंड के जितने भी छात्र होंगे या दोस्त होंगे उनको याद रखना होगा क्या, उधवा झील झारखंड। उधवा झील जो झारखंड का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है, चूंकि ये बन गया है रामसर स्थल। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के क्रम में देखेंगे फिर कौन सा है, तो मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का है। शायद 2 पेज आगे चला गया क्या जी, हाँ 2 पेज आगे चला गया था। यहाँ पे खेचो पलरी वेटलैंड सिक्किम का है। वहां पे नंज नारायण पक्षी अभयारण्य है तिरूर तमिलनाडु का, तिरुपुरम। और उसके बाद से काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है, वो भी क्या बन गया है, रामसर स्थल में घोषित हो गया था। काजू वैली जो पक्षी अभयारण्य अभी तक था वे क्या बन गया, अब एक तरफ है रामसर स्थल भी बन चुका है। पहले हम लोग इसको स्टैटिक जीके में देखते थे कि काजू वैली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अब ये ऐसा प्रश्न आने की संभावना और ज्यादा बन गया, चूंकि ये करंट का भी मुद्दा हो चुका है, रामसर स्थल बन चुका है। उसी प्रकार आपको याद रखना होगा नंज नारायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य का है, तमिलनाडु का है। और क्यों ये महत्वपूर्ण है, चूंकि ये अब एक रामसर स्थल हो चुका है। नकटी और नागी के बारे में बता दिया कि ये 2024 में इनको बना दिया गया था 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पे। मगादी केरे संरक्षण की बात करते हैं, कर्नाटक का है। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व है तमिलनाडु का। कारावेटी अभयारण्य कहाँ पे है, तमिलनाडु का। और फिर है अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य रिजर्व जो है कर्नाटक का हो जाता है। और अगनासिनी एस्चुरी कर्नाटक का। अधनासिनी कहाँ का हो जाएगा, कर्नाटक का। फिर आगे बढ़े, सागलबुल, सालबुल और हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर भी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न रखता है। तो यहाँ पे 2 ये बने हैं, पहला सालबुल और दूसरा हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में। थाड़े क्रीक महाराष्ट्र का है। थाड़े क्रीक महाराष्ट्र में ही था, थाड़े में, और थाड़े क्रीक को बना दिया गया रामसर स्थल। बेलोड, कांजीकुलम, बुडुवूर, सुचिंद्रम, थेरूर और चित्रागुड़ी ये सभी तमिलनाडु के हैं और ये रिसेंटली हैं, इन लोगों को याद रखना जरूरी है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश के हैं और अंशुपा झील ओडिशा। ये सभी महत्वपूर्ण रामसर स्थल है जो हाल ही में जोड़े गए हैं, बस इनको याद कर लेना है। प्रश्न में एक ना एक कोई ना कोई देखने को जरूर मिल जाएगा। अभी तक लोग पढ़े थे हीराकुड जलाशय कहाँ पे, ओडिशा में। अब ये क्या बन चुका है, एक रामसर साइट बन चुका है। तंपारा झील ओडिशा में है, तो तंपारा झील और हीराकुंड जलाशय कहाँ पे है, तो दोनों उड़ीसा के हैं। उसी के साथ याद रखिए सतकोशिया गार्ज, ये भी ओडिशा का ही है। उसके साथ याद करेंगे रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य कर्नाटक का है। रंगनाथितु पक्षी अभयारण्य कहाँ का है, कर्नाटक का। और ये क्या बन चुका है, रामसर स्थल। नंदा लेक गोवा, नंदा लेक आपसे बार बार पूछा जाता था कि नंदा लेक किस राज्य का है, या मांडवी नदी किस राज्य का है, तो ये गोवा का था। वहां पे नंदा लेक आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, रामसर स्थल हो चुका है। या बेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स जो है तमिलनाडु का, ये भी आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व बन चुका है। तो ये सभी चीजें थी जो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा। तो ये सभी महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि साइट है जो हाल ही में जुड़े गए हैं। बिहार में 2 नए जुड़े गए थे, गोकुल जलाशय, और एक है बक्सर का गोकुल जलाशय, और दूसरा आपका बन जाता है उदयपुर का पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील। उदयपुर झील है, उदयपुर नहीं जाना है, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण का, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण साइट्स हो गए हैं। आपको बता दें कि ये जो
पीडीएफ है, छोटा सा पीपीटी है जिसमें हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण रामसर साइट को ऐड किया है, वो रिसेंटली ऐड किए हुए हैं, तो ये एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। यदि आप चाहते हैं इसको रिवीजन के लिए दोबारा डाउनलोड कर लें तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा मार्ग ऑफिशियल करके सर्च मारिएगा टेलीग्राम पे, आपको ये पीपीटी वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगा। आप इसको कभी समय मिले तो रिवीजन कर सकते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण रामसर साइट्स थे जो हाल ही में घोषित किए गए हैं। बिहार के आपको उदयपुर झील और गोकुल जलाशय दोनों को याद रखना है। गोकुल जलाशय बक्सर का है और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण का है। उसके साथ जो था पहला रामसर साइट जो था बेगूसराय का था, बेगूसराय का कांवरताल झील, ये याद रखना है। नागी और नकटी जो पश्चिमी जमुई का है, नागी और नकटी जो जमुई का, वो भी आप लोगों को याद है 2024 का। तो ये सभी चीजें थी आज की रामसर साइट से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और इसी प्रकार जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनेंगे या जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग लेके आते रहेंगे। और इसी प्रकार जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे एग्जाम से रिलेटेड, उसको एक एक करके वीडियो छोटा शॉर्ट लाते रहेंगे ताकि आप लोग का रिवीजन होते रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।